So, should I be sure that I am clearly audible in your class? Please raise, please wave your hand in case I am clearly audible. Okay. Thank you for good response. Everybody be ready with the notebook, assignment, and pens of two different colors. दो पेन डिफरेंट कलर के और कॉपी और असाइनमेंट। इन तीन चीजों के बिना आपके पास टेबल पे कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए। तो बेटे, what I am observing, students are well settled now. Without any further delay, I should move to the questions. So teacher has already written assignment continued. कौन सी असाइनमेंट? जिसके ऊपर हमने हेडिंग दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेसिकली इसमें गाज लॉ भी है। ओके, तो इसमें पेज आप देखो, इसके ऊपर ना एक सेक्शन डी बना हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दिख रहा है बेटे आपको? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 है जिसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज प्रूव से शुरू होती है। प्रूव दैट, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी एट एनी मोमेंट t of the charge q having mass m is equal to इतना when charge is gently released from rest in uniform electric field। मैं इसका आपको सिचुएशन समझाता हूं। देखो बेटे सभी बच्चे, अब लेट्स मेक द अपर प्लेट एज पॉजिटिव, या लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार आपको अपर प्लेट ही करना है, लोअर प्लेट भी। आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। लेट्स मेक द लेफ्ट प्लेट एज पॉजिटिव and the next away plate is negative. And everybody knows electric lines of force are perpendicularly emitted from the positive surface, perpendicularly terminating at the negative surface as per the property of electric lines of force. That means we should show the uniform electric field in this manner. Okay, now according to question, he says कि मेरे पास एक चार्ज है, ये चार्ज, उसका चार्ज में क्यू दे दिया, मास m दे दिया, और उस चार्ज को, ध्यान से सुनना बेटे, उस चार्ज को यहां पर जाके जेंटली रिलीज कर दिया। ये चार्ज क्या है? जेंटली रिलीज्ड। बेटे जेंटली रिलीज्ड का मतलब है उसका u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप सभी को पता है कि ये पॉजिटिव, अगर पोलैरिटी ना दी हो चार्ज की तो आपने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल फील करेगा और नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन फील करेगा। तो ऑल स्टूडेंट्स विल एग्री कि ये सर इधर को भागता हुआ तेज हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोलता है कि मान लो यहां पर जब पहुंचा तो उस वक्त एट टाइम मोमेंट टी, उस वक्त टाइम की जो मोमेंट है ना वो टी से रिप्रेजेंट करिए, जैसे टी इज इक्वल टू एग्जाम्पल 4 सेकेंड। अब कहते हैं यहां पर जिस जगह पर आपने पी पॉइंट लिखा हुआ है एट एनी टाइम मोमेंट, वहां पर इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उसने हमें लिख के दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है हाफ ई जी ई जी अपॉन एम
साथ में कह रहा है यहाँ पर टी का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब है ये जी लिख रहा है। ओके, सिंबल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको ये बताना है बेटे कि ये क्वेश्चन ये कैसे आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। कोई है बच्चा जो इसका आइडिया बता सके मेरे को? कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है कि सर हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं? एनीबॉडी? मेरा ख्याल है उसने ही ना जी की बजाय इसको हटा के ना क्यू है, यहाँ पर गलती से जी छप गया उसके प्रिंटर से। जी को हटा के क्यू कर देनी चाहिए। कोई स्टूडेंट है? अच्छा बेटे, ऐसे करते हैं, मैं इसको पूरा क्वेश्चन खुद ना सॉल्व करके आपको एक आइडिया देता हूँ। आइडिया देने के बाद आप उसको अप्लाई करना। अगर आपसे हो गया ना तो आपका हौसला बहुत बढ़ेगा। दैट विल एनहेंस योर कॉन्फिडेंस एंड बेटर कॉन्फिडेंट इज मस्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे। पेन डाउन, पेन डाउन। आपने बाद में ये आइडिया लगा के दिखाना है मेरे को। शाबाश, ध्यान से सुनना। आप मेरे आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो आप तभी निकाल सकते हो एट एनी मोमेंट जब आप ये फार्मूला लगाओ, और जिस टाइम पे आप हमसे पूछ रहे हो काइनेटिक एनर्जी, उस वक्त ये आपकी वेलोसिटी कितनी है बता सको। मैंने कहा ठीक है, मास तो पुट कर लेंगे। सर मास तो देखो आपने टिक करा हुआ है, मास को टिक करा हुआ है, दैट मींस मास इज गिवन टू अस, राइट। जो मास जो है वो टिक करा हुआ है तो गिवन टू अस क्वेश्चन में। सर मास की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया, सब क्वेश्चन वेलोसिटी निकालना है। अगला पॉइंट, तो मैं कहूंगा बेटे ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप कहोगे नो सर, यहाँ देखो जेंटली रिलीज करा था, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज फास्ट हो गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ फास्ट हो गया, देखो इधर को। मैंने कहा ओके, तो फिर कैसे निकालोगे? बच्चा कहेगा सर आपको पता है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई सेड पता है। फिर टाइम को आप टी ही रख लो, u को जीरो पुट कर दो। भाई जीरो क्यों पुट करूं? सर देखो क्वेश्चन में दे रखा है जेंटली रिलीज करा हुआ है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या करोगे? सर यहाँ पुट कर देंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो तब कैलकुलेट हो सकता है जब आपको एक्सेलरेशन पता हो। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन खड़ा होगा, बच्चा बोलेगा सर एक्सेलरेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे भाई? सर आपको इतना तो पता ही है एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, मास उसने दे रखा है, पर एक्सेलरेशन को यहाँ तभी पुट करोगे जब आपको फोर्स पता होगा। सर फोर्स तो आपने खुद ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने क्या कराया था जब बेसिक कराए थे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है देखो, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो यहां से आप एफ निकाल दोगे। तो एफ की वैल्यू यहां से पुट करके यहां कर देना, उसको यहां कर देना, उसको यहां कर देना, और सॉल्व करके बताओ इतना आता है कि नहीं। जल्दी सॉल्व इट, सॉल्व इट योरसेल्फ, हरी अप। सारे पुट करके बताओ कि आता है या इतना नहीं। सुस्ती नहीं करनी, नीचे से शुरू करना सोल्यूशन। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर सही आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पर बताना चाहूंगा कि ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ई क्यू टी अपॉन, मैं इसको दोबारा लिखूं,
ई क्यू टी अपॉन एम ओवरऑल स्क्वायर, मेरे ख्याल ऐसे ही है ना। अब एम का स्क्वायर नहीं है, दिया हुआ पता नहीं, चलो देखते हैं एम का भी स्क्वायर होता है कि नहीं। आप सीधा ही इसको ऐसे लिखो, इन टर्म्स ऑफ ई क्यू टी और एम, इनकी टर्म्स में निकालना है। देखो जल्दी से क्या आया आंसर। बेटे कोई ऐसा बच्चा है जिससे सॉल्व हो गया हो और वो हाथ खड़ा करके बता सके सर आई हैव डन। मैं उससे पूछूंगा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ देखना है कि बच्चों की कैलकुलेशन एबिलिटी है या नहीं। ओके, नॉन मेडिकल के बच्चे में 10-12 बच्चे कामयाब हुए, ट्यूलिप में हुए 4-5 बच्चे, डाउन डाउन शाबाश। रोज में हुआ 0 बच्चा, रोज में 0, ट्यूलिप में 6, नॉन मेडिकल में 12। तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा भाई ट्यूलिप में, तो ट्यूलिप में 2 बच्चे हो गए हैं, 4 हो गए, 6 हो गए, शाबाश। अब मैं इसको एक बार करके भी दिखाई दूं, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं हुआ, तो मेरा फर्ज बनता है बेटे। सुनो, योर अटेंशन, मैंने ये फार्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो मेरा फोर्स बन गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड स्टेप मैंने करा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स की वैल्यू यहां रखी, क्यू ई अपॉन एक्सेलरेशन हो गया सेकंड स्टेप। ओके, मैंने फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है u प्लस ए टी, यू को पुट करा 0, ए की वैल्यू यहां रखी, तो ये बन गया बेटे क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी, तो अल्टीमेटली v बन गया क्यू ई टी बाय एम, इतना बन गया। ये था थर्ड स्टेप। अब मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो बच्चा बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपने बचपन में याद कर ही लिया होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बन गया बच्चे हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर, एक एम कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी बन गया हाफ ई क्यू टी ओवरऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, इतना आना चाहिए। कितने बच्चों का इतना आ गया था? रेज योर हैंड प्लीज, वंस अगेन कंफर्म मी, रेज योर हैंड जिनका सेम आंसर आया था। अभी मतलब डाउन डाउन, मतलब कि अभी थोड़ा सा है गड़बड़। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने 9 कराया था ना 10 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, इसी के साथ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट एंगल 60 डिग्री। शाबाश, कौन बच्चा इसको करके दिखाएगा? शाबाश बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं टीचर, एनालिसिस करो। एरिया कितना? 2 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर क्यूलम लिखना है, न्यूटन पर क्यूलम, एट एंगल 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कोई बच्चा जो क्लास में कर सके इसको? कोई बच्चा, एनी डेयरिंग वन हु कैन आंसर? मेरे को आपके स्कूल से ये
लिस्ट आई है कि ये बच्चे हमारे बड़े जबरदस्त हैं, बता देंगे आपको। अमनजोत सिंह बराड़ कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, गरिमा बहुत अच्छी है कहते। हम्म ये ट्यूलिप की बात हो रही है। एक और बच्चा इन्होंने बताया, जस कनवल सिंह। एक बताई खुशप्रीत कौर, अच्छा बच्चा है। प्रभ सिमरन के बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशन है स्कूल को। सिमरनप्रीत कौर कह रहे हैं बड़ी अच्छी है, शाबाश। ट्यूलिप में अगर आप में दम है, वाकई आप अच्छे बच्चे हो, तो बाइक पर आकर आप बताओ। और एक ये है सेक्शन, कौन सा है भाई ये, शायद दूसरा सेक्शन है। नॉन मेडिकल में ये कह रहे हैं, आशीष पाल सिद्धू बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा। गुरलीन कौर सिद्धू कहते बड़ा अच्छा है। जसमनप्रीत कौर अच्छी है। नवदीप कौर, राजवीर कौर, सुखबीर सिंह, ये सुखबीर नहीं, हाँ सुखवीर सिंह, ये बड़े अच्छे बच्चे बोले हैं स्कूल के द्वारा। और कोई बच्चे, नवनीत कौर, एक है शिवरीत कौर गिल, अच्छा, गुरपिंदर कौर, ये अच्छे बच्चे बोले गए भाई। मेरे को तो कोई दिखता ही नहीं है माइक पे आता। भाई मैं तो स्कूल को झूठा बोल दूंगा अगर आपको आप में से कोई आएगा ही नहीं। कैसे अच्छे बच्चे हैं, मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा माइक पे। प्लीज कम ऑन द माइक इफ यू कैन सॉल्व इट। अर्शदीप कौर भी है कोई। एक ये बच्चा अमित जोत सिंह मान, इसमें बड़ा जबरदस्त स्टार लगा रखा है, कि बहुत ब्राइट बच्चा है हमारा। कौन है बच्चे ये, कौन है ये बच्चे, कौन है अमित जोत सिंह मान, कौन है बच्चा ये, जबरदस्त स्टार लगा रखा है इसमें। हु इज दिस, प्लीज कम ऑन द माइक इफ यू कैन रिप्लाई। ओके, नहीं बोल रहे। तो देख लो भाई, स्कूल वालों ने इतने ब्राइट बच्चे लिख के दिए मेरे को। ले, लेकिन आपके सामने ही है तस्वीर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो क्या ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा कौन सा होता है, अगर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन में एंगल थीटा होता है। अब तो हमें तो एरिया वेक्टर दिया ही नहीं, हमें तो एरिया दिया। तो आपने पेपर में कहना है, सर आपको नियम नहीं पता, जितना एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उठा लेते होते हैं, यूनिट को मीटर कर देते होते हैं। तो यह आपका अंडरस्टूड है कि एरिया वेक्टर 2 मीटर आ गया अपने आप ही। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, फिर मैं कहूंगा भाई थीटा नहीं दिया हुआ। बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इन एरिया वेयर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। देखो बच्चे, उसने इस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है उसने 60 डिग्री। मेरे को तो अल्फा चाहिए ही नहीं, मेरे को तो थीटा चाहिए। तो आपने क्या करना है सर, एरिया एरिया से आपने एंगल नहीं लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया वेक्टर से लेना है। एंड येलो वाला एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इसका मतलब है सर अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है। तो यहां से आपका थीटा बनेगा 90 माइनस अल्फा। सर अल्फा उसने दे रखा है, तो आपको थीटा 30 डिग्री यूज करना है। तो आप कहोगे सर इस फार्मूले में अब आप डाटा रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 5, एरिया वेक्टर 2, मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ 30 डिग्री लिखना है सर आपने। दैट मीन्स 10√3/2। ओके, और बहुत से बच्चे इसको यही छोड़ देते हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। पहली बात तो यूनिट लिखने हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फिर ये कटिंग करना है। कुछ बच्चे यहां पर छोड़ देते हैं, इनको भी हम एनसीईआरटी कहती है कि आधा नंबर काट दो इनका।
7 साल पेपर चेक करे हैं मैंने। तो आपको इसको भी सॉल्व करना है। 1.732 डेसिमल में आपको आना चाहिए। ओके। तो आपको इतना लिखना है भाई, एनसीईआरटी के मुताबिक, सॉरी, सीबीएसई बोर्ड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। कोई है क्लास में जिसका ये आंसर आ तो गया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे को बता नहीं रहा था? कोई भी एक बच्चा बैठा हो क्लास में? भाई मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। नॉन मेडिकल में गर्ल्स हैं 6 जो कह रही है आ गया था सर। ट्यूलिप में 4 गर्ल्स कह रही है। और रोज में तो कमाल हो गया भाई। रोज में ये कैसे हो गए इतने सारे बच्चे? 15 बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सेम आंसर। बहुत अच्छे। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन मेडिकल का परफॉर्मेंस पहली बार डाउन आया है। ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी के अंदर बेटे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 11। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11। कोई बच्चा जो इसको कर पाए। कोई भी बच्चा। देखो, आप बाद में हाथ खड़ा कर देते हो ना, फिर मेरे को मजा नहीं आता। कोई जिसमें दम है ना माइक पर आकर बताओ। शाबाश। है कोई? है कोई पढ़ाई पढ़ाई में अग्रणी बच्चा? हम्म, कोई रोज में कोई नहीं बता रहा बेटे, देख लो। अब फिर बाद में आप हाथ खड़ा करते हो। रोज में कोई बच्चा तो माइक पर आके बताओ। नो। ट्यूलिप में नो। नॉन मेडिकल भी नहीं बता रहा इस पर। इसका मतलब है टीचर ही कराए ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोक्यूलम इज क्लोज्ड इन ए सरफेस। ध्यान से सुनो। इस चार्ज को हम क्यू बोल लेते हैं, और इसको किसी सरफेस में क्लोज कर दिया। सरफेस कैसा भी हो सकता है, रेगुलर इरेगुलर, कुछ बोला ही नहीं। और इस क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोक्यूलम। और हमें पता है कि जब भी चार्ज पुट करना है एसआई यूनिट में पुट करना है, तो हमने शुरू में ही इसको कन्वर्ट कर लिया इन एसआई यूनिट्स। अब इस चार्ज ने ये जो पड़ा है, इसने इस सरफेस को कट करती हुई कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का गुच्छा बाहर को फेंका, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और वही हमसे पूछा हुआ है। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट while cutting the closed surface। कोई बच्चा ये बता सकता है ये कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जिसके ऊपर ये बेस्ड है? सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम। ट्यूलिप नो आंसर। रोज नो आंसर। नॉन मेडिकल नो आंसर। सो कॉन्सेप्ट का नाम है गाज थ्योरम, जिसको गाज लॉ भी बोल सकते हो। गाज थ्योरम और गाज लॉ। ये क्या कहता था? पहले इसको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कहता अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो फ्लक्स कटिंग आउट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। बच्चा कहेगा सर ये कौन सा चार्ज जो अंदर बंद कर रखा है? सर ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है सर? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी। ध्यान से सुनना। सर ये फार्मूला कहां पर लागू होएगा? जब एसआई यूनिट एंड वैक्यूम को डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट एंड वैक्यूम। सर ये फार्मूला आया कैसे? इसका डेरिवेशन क्लास टीचर कराएंगे या करा दिया होगा। एसआई यूनिट और वैक्यूम, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रही है ये वैक्यूम को कट करती हुई आ रही है तब।
तो एक बच्चा बोलता है सर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या चीज है? ध्यान से सुनो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटे? एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, संपूर्ण। और और परमिट वर्ड होता है एक परमिट। परमिट वर्ड से इन्होंने परमिटिविटी बनाया। कभी कभी आपने ट्रक की साइड पर, लॉरीज की साइड पर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, बहुत मोटा करके लिखा होता है उसने, ट्रक की साइड पर N/P, नेशनल परमिट, कि इस ट्रक के मालिक ने सरकार को इतना टैक्स जमा करा रखा है कि ये ट्रक हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अपना माल लेके जा सकता है। परमिट मीन्स परमिशन। ओके। सो ये जो वैक्यूम है, लुक हियर, इस वैक्यूम ने कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से निकलने की परमिशन दी, उस पैरामीटर को ये बताता है। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जो इसकी वैल्यू बता सके? वैल्यू बेटे, वैल्यू पूछ रहे हैं टीचर, माइक पर आकर बताएं। रॉन्ग। आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू नहीं पता बेटे, और ये क्यूलम्स लॉ में भी आता है। लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। मान लो आपको इसका वैल्यू भूल गया, एक ट्रिक बताता हूं। आप गौर से देखो इस फार्मूले में, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, करेक्ट? अब क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, क्यूलम्स कांस्टेंट का फॉर्मेट क्या था? समझदार बच्चा कहेगा सर क्यूलम्स का फॉर्मेट का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां पर तो ये फॉर्मेट नहीं है। तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, इस फॉर्मेट को बना लेगा। कैसे सर? 4 पाई से डिवाइड करके, 4 पाई से मल्टीप्लाइड करके। सर लेकिन उसका बेनिफिट क्या होएगा? बेनिफिट ये होएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूलम्स कांस्टेंट पूरा बना, और यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड इनटू 4 पाई बचा। चार्ज एनक्लोज्ड इनटू 4। सर उसका बेनिफिट क्या है? भाई क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद ही होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर, स्टैंडर्ड है। इसके बिना आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो यहां से हमें ये एप्सिलॉन नॉट की टिपिकल वैल्यू, जो कि कितनी होती है वैसे मैं बता दूं, 8.854 10⁻⁻12। क्या यूनिट क्या होता है इसके यूनिट के अपोजिट, क्यूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन अगर आप यहां डालोगे ना, ये वाला वैल्यू, तो कैलकुलेशंस करना बड़ा टफ हो जाएगा। ऐसे करने से बड़ा आसान हो गया, आपका सारा मल्टीप्लाई में आ गया। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, ये बड़ी, 5 × 10⁻⁻6, और 4 की वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। व्हाई? बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लाई। कोई भी क्वांटिटी डिवीजन में नहीं बची। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इजियर देन डिवीजन। वरना मैंने आपको +1 में डिवीजन का शॉर्टकट भी सिखाया था मैथमेटिकल टूल्स में, आप रिवाइज कर सकते हो जाकर निकाल के नोट्स। तो आप इसको सॉल्व कर लो। जितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आई नीड द फीडबैक, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड बेटे, जरूरी होती है फीडबैक। बहुत अच्छे, शाबाश, डाउन। बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, चाहे उनको उस वक्त नहीं आता, लेकिन तारीफ करने वाली बात यह है कि चाहे आपको इस वक्त क्वेश्चन पहले नहीं आता था, पर आपने इतने गौर से सुना कि बाद में सभी बच्चों का हाथ खड़ा है। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। वेरी नाइस। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड लर्नर। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। प्लीज रीड द क्वेश्चन।
A dipole making angle theta with the direction of uniform electric field is gently released. Explain logically the nature of motion of the dipole before it finally settles parallel to the electric field intensity direction. क्वेश्चन का स्टेटमेंट हर बार टीचर बताए उसका मतलब ये भी अच्छी बात नहीं होती। आप खुद इंग्लिश को पकड़ो। क्या कोई बच्चा इसका आंसर दे पाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी इन नॉन मेडिकल? कोई बच्चा नहीं। ट्यूलिप? नो। रोज? एनीबॉडी? नो। अच्छा, ये तो तब था जब मैंने आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी एक्सप्लेन नहीं करा, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपने खुद अंडरस्टैंड करनी थी। अब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा क्वेश्चन का, देखते हैं उसके बाद कितने बच्चों का हाथ खड़ा होता है। क्वेश्चन बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर है कि आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दिखा देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज शोन बाय पैरेलल लाइंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो बोलता है कि इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जो कि 60 डिग्री, जो कि थीटा एंगल बनाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट मी टेल यू। वन नेगेटिव चार्ज, one positive point charge, both are the point charges separated by certain distance, small distance, such small distance that two charges can interact with each other. This kind of arrangement is called dipole. लेकिन एक शर्त है, ये दोनों टेस्ट चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, मूव नहीं करते होने चाहिए। फिर से बोलो, टू पॉइंट चार्जेस of equal magnitude at rest separated by certain small interacting distance constitute an arrangement known as dipole। कहता इस डाइपोल को मैंने उठा के यहां रख दिया। ओके, रख दिया तो रख दिया। तो डाइपोल का सर ने एरो कैसे दिखाया इधर को? क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं साइंटिस्ट लोग। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई जिसको हम पी बोलते हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम पी को ऐसे कैलकुलेट करा था, लास्ट टाइम क्यू इंटू टू ए ऐसे कैलकुलेट करा था ये फार्मूला। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, जब ये डाइपोल यहां रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने पैरेलल तो करता ही है, लेकिन पैरेलल करने से पहले डाइपोल का मोशन कैसा होता है? क्या वो इधर को मूव करता है, क्या वो गोलाई में घूम के पैरेलल हो जाता है, या कुछ और करता है? वो नेचर बतानी है आपने। एनीबॉडी अब कोई आंसर दे सके? क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या कोई बच्चा है जो अब इसका आंसर बता सके कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया सर, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा? क्यों होगा कल बताया था, आज भी बता दूंगा। लेकिन पैरेलल होने से पहले इस डाइपोल के मोशन का नेचर क्या होएगा वो बताएं। एनीबॉडी अमंग नॉन मेडिकल बॉयज, गर्ल्स? नो। ट्यूलिप? नो। लेट्स सी एनीबॉडी ब्लॉसम्स इन द रोज? रोज नाम रखा हुआ है और कोई भी फूल मुस्कुराहट नहीं बिखेर रहा। ये तो गंदी बात होगी भाई। चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं। अब हम इसको सीखते हैं। शाबाश बेटे, देखो जब टीचर, इस क्वेश्चन में कोई इतनी खास बात नहीं थी, आपने ना सोचा नहीं ध्यान से। आप कहोगे सर, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज पॉजिटिव चार्ज हियर एंड इट इज नेगेटिव चार्ज हियर। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक?
तो बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव प्लेट से परपेंडिकुलरली निकलता है और नेगेटिव पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करता है। तो अगर व्हाइट लाइनें दिखा रखी हों और प्लेटें ना भी दिखा रखी हों येलो कलर की, तब भी आपने ये अंडरस्टूड मानना है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नहीं। अब क्या होएगा, अब सुनो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। व्हाई? सिमिलर सॉरी डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, लेकिन डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पड़ा है प्लस क्यू, वो प्लस क्यू इस नेगेटिव प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो एक फोर्स लगा इधर को, एक फोर्स लगा इधर को, ये फोर्स इधर को और ये फोर्स इधर को, ये दोनों के दोनों फोर्स पुराने डिस्कशन के मुताबिक बराबर होंगे, ये आपने करा था लास्ट टाइम। लेकिन ये फोर्स जो दोनों इक्वल हैं वो अपोजिट भी हैं। ठीक है सर अपोजिट है, पर बेटे ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद भी ये कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस भी तब कैंसिल करते हैं अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, ये इक्वल हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन देखो मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, सेम होना चाहिए, सेम ज्वाइनिंग लाइन सेम। यहां पर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, पैरेलल नॉट सेम। तो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होएगा तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पे रोटेटरी इफेक्ट लेकर आ जाएगा, रोटेटरी इसको घुमा देगा। घुमाने घुमाने को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में टॉर्क, और नॉन साइंस पर्सन को बोलेंगे रोटेटरी इफेक्ट। आ गया भाई सर, उससे क्या होएगा, उससे ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्या ये डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा? नो भाई, जब कोई चीज ऐसे घूम रही होती है तो उसमें रोटेटरी मोशन आ गया। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये जैसे ही रोटेटरी आता है ये पैरेलल होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे निकल जाता है। व्हाई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये अपने रोटेटरी मोशन को कायम रखने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है ये डाइपोल इस पोजीशन से ऐसे आ जाता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अभी भी ये नेगेटिव प्लेट है, इधर वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट फिर खींचेगी इधर को, ये नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को फिर खींचेगी, तो अपोजिट साइड पर टॉर्क लगेगा। पहले टॉर्क कैसे लग रहा था, पहले लग रहा था क्लॉकवाइज, अब इसको ऐसे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन तो वापिस आएगा, वापिस आएगा तो ये चार्ज ऐसे पैरेलल नहीं हो जाएगा बल्कि ऐसे आगे निकल जाएगा, प्लस यहाँ पहुंच जाएगा माइनस यहाँ, फिर वही प्लेटें उनको खींचेंगी, फिर वो नीचे को टॉर्क लगेगा। तो ये ऐसे देखो, ये मार्कर देखना मेरा, ये यहाँ से यहाँ निकल गया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया, फिर थोड़ा कम नीचे आया, फिर और कम नीचे और कम, और फाइनली सेटल पैरेलल, फाइनली सेटल्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मोशन को +1 की नॉलेज के मुताबिक सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे, वाइब्रेटरी मोशन। Hence you will say that electric dipole finally getting settled parallel to the electric field, it executes which kind of motion? Simple harmonic motion, vibratory motion. You also call it oscillatory motion. ये आपको +1 में हमने कंपन वाला मोशन समझाया था। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसकी लंबी चौड़ी थ्योरी लिख सकते हैं पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो प्लीज मेरे को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर हैंड इन केस यू कैन राइट इट इन द एग्जाम, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस। भाई ट्यूलिप सेक्शन, ट्यूलिप में 2 बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे, इन्हीं को बुलाऊंगा बस, मैं फंस गई है, क्योंकि मेरे को तो सारे बच्चों को सिखाना। डाउन डाउन, थैंक यू।
सर मैडम यार ट्यूलिप सेक्शन में मिडल सेक्शन में दोनों बच्चे बैठे हैं फ्रंट बेंच पे मिडल लाइन में, इनको माइक पर ले आओ जरा। आ जाओ भाई। या तो आपको बोलना पड़ेगा समझ आ गया, या फिर आपको प्रॉब्लम पूछनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना। आ जाओ आ जाओ, जल्दी उठ जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। आ जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या नहीं समझ आया। शाबाश। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहाँ कौन सा पॉइंट समझ में आया? ये देखो, इसको मैं 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। कहाँ पर प्रॉब्लम है तीनों ब्लॉक्स में? ए बी सी। जल्दी बताओ सी। जल्दी। सी ब्लॉक में। अच्छा, बी ब्लॉक तुम बताओ फिर, बी ब्लॉक में क्या हुआ था? ये दोनों फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं करते? ये दोनों फोर्स कैंसिल क्यों नहीं करते? देखें, तुक्का लगा दिया कि ऐसे ही बोल दिया? ये लेक्चर ही नहीं सुना। ये दोनों फोर्स टीचर ने बोला था दे डोंट कैंसिल ईच अदर ऑल दो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? बच्चे, आपने मेरे से बचने के लिए सी बोल दिया जस्ट, आपने सुना ही नहीं लेक्चर। तो भाई ये देखो, मैंने पकड़ लिया आपके बच्चे में, क्लास में पकड़ लिया ट्यूलिप के ये 2 बच्चे। नोट कर लिया जाए मैम इनका नाम, दे आर नॉट गुड लिसनर्स। Equal and opposite forces, they are acting along the parallel line of action। पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन होने से टॉर्क पैदा होता है, रोटेटरी इफेक्ट पैदा होता है, जो चीज घूमती है। एग्जांपल बताऊं इसकी? जैसे ये आपने पुराने जमाने की वो टूटी देखी होगी, सरकारी टूटी ऐसे लगी होती है। तो हम इसको कैसे खोलते हैं? ये ऐसे करके या ऐसे करके। तो एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं, इक्वल अपोजिट, तो इसको टॉर्क लगाते हैं, रोटेटरी इफेक्ट आ जाता है। ऐसे ही एक फोर्स इधर को लगा, एक फोर्स इधर को लगा, रोटेटरी इफेक्ट आ गया, और ये टॉर्क यहां से ऐसे घूम जाएगा। पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन ये ओवरशूट कर जाएगा मेन पोजीशन को, वहां से फिर ये पैरेलल होएगा, इधर को ओवरशूट कर जाएगा, फिर इधर को थोड़ा वापिस आएगा, फिर धीरे धीरे अपनी कंपन कम करता करता पैरेलल हो जाए। बैठो दोनों बच्चे, अगली बार आपको, बैठो बैठो, मैं लापरवाही माफ नहीं करूंगा बेटे अगली बार, वरना मैंने आते ही कंडीशन लगा देनी है। मैं दोनों बच्चे याद कर लिए, मैंने आपको अलग अलग बैठा देना परमानेंटली पूरे साल के लिए। मैंने दोनों बच्चे याद कर लिए। चुकन्ने होकर सुनना लेक्चर। ये मत सोचना टीचर हार्ड है, ये सोचना कि हमारा वेल विशर है, उसको पता है कि हमने बोर्ड के एग्जाम देने हैं, इसलिए ज्यादा पेन ले रहे हैं। ऐसे लेना बच्चे, ओके? थिंकिंग को गलत मत करना। असर्शन रीजन बहुत ही आसान है। शाबाश। एक चीज देखो, असर्शन रीजन सेक्शन सी में आते हैं, चलो केस स्टडी में आते हैं पहले। केस स्टडी, योर अटेंशन। एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस बच्चे, उसमें एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। योर अटेंशन। आपसे पूछता है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आया, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। कोई भी बच्चा क्लास में बता सके। शाबाश। नॉन मेडिकल, एनी आंसर? ट्यूलिप, रोज। तो फिर आपको अभी भी गास थ्योरम में कमजोरी है। देखो बेटे, टीचर ने आपको गास थ्योरम में कराया इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट आउट, फ्लक्स आउट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। ये कौन सा लॉ है? गाज लॉ। इसको गाज थ्योरम भी बोलते हैं।
अब अगर समझदार बच्चा आप में टीचर की लैंग्वेज को ध्यान से पकड़ता तो बोलता सर आप कह रहे हो चार्ज एनक्लोज्ड, लेकिन आपने अंदर दो दो चार्ज एनक्लोज कर दिए, वो भी अपोजिट पोलैरिटी के, वो भी इक्वल लिख रहे हो आप। तो चार्ज एनक्लोज्ड का नेट चार्ज क्या आता है जानते हो? नेट एनक्लोज चार्ज क्या आता? क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव। ऊपर से टीचर ने बराबर दिखा रखे हैं, तो 0 कूलम आ गया, 0 कूलम। तो इसको यहां पुट करना है आपने। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? 1/ε0 इंटू 0, यानी 0 Nm/m²/कूलम। ऐसे करना था सवाल। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या सीखा मेरे बच्चों ने? उन्होंने ये सीखा कि सर जितने भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होते हैं उन सभी को बंद करना होता है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड सारे जितने भी सारे चार्जेस को बंद करना है विद पोलैरिटी। और ये पोलैरिटी प्लस और माइनस नलीफाई कर गए, नो नेट चार्ज एनक्लोज्ड, तो मैंने 0 पुट कर दिया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, फीडबैक जरूरी है। ओके, शाबाश। तो अब आपके सामने एक और पेज पे आपने लिखा हुआ, देखो गौर से सुनो। गाज लॉ कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, फर्स्ट एमसीक्यू, योर अटेंशन, फर्स्ट एमसीक्यू बच्चे। अकॉर्डिंग टू गाज लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज व्हाट? independent of charge inside, dependent upon charge inside, dependence upon shape, zero always। कौन सा ऑप्शन सही है? जो सही है उतनी फिंगर खड़ी करो ना। अगर आपको लगता है सी ऑप्शन तो 3। नॉन मेडिकल का आंसर सही, बिल्कुल सही, शाबाश। आ, आ, रोज का गड़बड़ हो गया बच्चे, रोज का नहीं, गलत हो गया। ट्यूलिप का सही है, ट्यूलिप का सही है, शाबाश, ट्यूलिप सही हो गया। नॉन मेडिकल सही है, इस बार रोज मार्क आ गया, पता नहीं क्यों। ओके, मैं इसको अब समझाता हूँ अपने बच्चों को। देखो बेटे, वो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। नो नो नो, इंडिपेंडेंट कैसे? अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज एनक्लोज्ड, लिखा नहीं है? वो जो आप कहोगे सर 0 आया था अभी, तो वो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था 0। ये कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि चार्ज के ऊपर डिपेंड हो गया। अंदर जो है फार्मूले के अंदर है ना चार्ज, जो चीज फार्मूले के अंदर है उसके ऊपर तो डिपेंड होएगी होएगी। इंडिपेंडेंट तो गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन गलत। सी भी गलत, क्योंकि 0 कूलम तो एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है। अभी पीछे हम पढ़ के आए थे 0, यहाँ तो उसने ऑलवेज लिख दिया साथ में। ऑलवेज कैसे हो सकता है? फिर वो कहता है डिपेंड अपॉन दी शेप। टीचर ने ये भी गलत करा था। आपको याद है मैंने बोला था चार्ज इज एनक्लोज्ड और ये कोई भी शेप हो सकती है। ये मैंने बोला था आपको एक्सप्लेन करते करते अभी अभी। ईच एंड एवरी वर्ड ध्यान से पकड़ना होता है कि एनक्लोज्ड शेप, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे क्यूबिकल हो, कोई भी शेप हो, ये गास थ्योरम का फॉर्मेट यही रहेगा। तो बेटे इस बार नॉन मेडिकल को शाबाश दी जाती है, ट्यूलिप को शाबाश दी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर, बेटे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ इसका ऑप्शन क्या है? रेज द फिंगर्स। ट्यूलिप सही, नॉन मेडिकल सही, बहुत अच्छे। रोज भी सही है इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लक्स बोलते हैं और पूरा नाम लिखना चाहिए इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप कर लो अपने आप, सही कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि आगे के चैप्टरों में एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, जल्दी करो, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, यूनिफॉर्मली, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, नेट फ्लक्स
फ्रॉम इतना बताओ, जल्दी बताओ, फिंगर रेज करो। नॉन मेडिकल का आंसर ओके, ट्यूलिप नहीं दे पाया। रोज रोज रोज, रोज नहीं दे पाया। इसका मतलब है मेडिकल का सेक्शन का ज्यादा कमजोर है ये वाला, तो बताना ही पड़ेगा मेरे को। लो बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है बच्चे, ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ओके, बिल्कुल सही, ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ओके, एक और चीज देखो बेटे, अब इसमें है ना मैं एक्सिस बनाता हूं पहले तो, लेट मी ड्रा इट अगेन। इसमें मैं आपको तीनों रेक्टेंगुलर एक्सिस बना के दिखाता हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, अब उसने जो हमें एरिया बताया ना, पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड एल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जो एरिया है ना वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। यानी वाई जेड प्लेन ये है, वाई जेड प्लेन ये है, तो एरिया वेक्टर ये लगा, एरिया ये लगा लो, एरिया ये लगा लिया। तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर हो गया इधर को, ये एरिया वेक्टर हो गया। गॉट इट। अगली बात, एरिया खुद कितना है, एरिया आप कहोगे सर ये इसका एज लेंथ एल दे रखा है, स्क्वायर है ये, तो एरिया हो गया एल स्क्वायर। तो टीचर ने बोला था कि एरिया से एरिया वेक्टर निकाला जा सकता है, बस यूनिट का फर्क होता है। इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, एरिया वेक्टर का मीटर। ये हो गया एल स्क्वायर, ये सेम उठा के यहाँ लिख लिया करते हैं। लेकिन एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ वेक्टर, तो यहाँ तो किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। तो मैं कहूंगा ये डायरेक्शन है तो सही। सर ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आपने मेंशन तो नहीं ना करी, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, जूनियर क्लासेस में +1 में वेक्टर में पढ़ के आए हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से टीचर ने एरिया वेक्टर निकाल लिया, एल स्क्वायर आई कैप। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। फ्लक्स होती है ई डॉट ए। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट को इस फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका भी +1 में हमने सीखा था। मान लीजिए, ध्यान से सुनो, मैं +1 का बैक विंडो, अगर आपके पास ए वेक्टर ऐसे हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर ऐसे हो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, तो आपको ए डॉट भी ऐसे निकल जाता था +1 में, अगर याद हो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो तो, थीटा ना हो हमारे पास। तो अब हमारे केस में भी थीटा तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ऐसा लगाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, फ्लक्स ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। बच्चे कहेगा सर इन दोनों के एक्स कंपोनेंट उठा लो, एक्स वाले होते हैं आई वाले, दोनों को उठा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ए इंटू एल स्क्वायर। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर ये दोनों वाई कंपोनेंट उठा लो। मैंने कहा बेटे वाई इधर तो है -b, इधर तो है ही नहीं, तो सर फिर क्या हो गया, -b इंटू 0 कर दो। फिर सर जेड कंपोनेंट उठा लो दोनों के। मैंने कहा बेटे इसमें के कंपोनेंट तो किसी में नहीं दिया हुआ, ना इसमें दिया ना ये, तो सर अब 0 इंटू 0 कर दो। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, ए एल स्क्वायर आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए एल स्क्वायर, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। और मैं बताना चाहूंगा ट्यूलिप सेक्शन ने सही आंसर दिया था, शाबाश। नॉन मेडिकल ने कौन सा दिया था, रेज योर हैंड। हाँ आपका भी सही है बेटे, डी ट्यूलिप नहीं दे सका था, रोज नॉन मेडिकल ही दे सका था, ट्यूलिप और रोज रह गए थे इस बार। जानते हो क्यों रह गए बेटे, आपका वेक्टर कमजोर है नॉन मेडिकल के मुकाबले।
मेरे कहने पर +1 के वेक्टर के फार्मूले द्वारा रिवाइज कर लो। मैं एक बार पहले भी कहा था, बिना वेक्टर के +2 नहीं चलेगी, आने वाले चैप्टरों में और भी दिक्कत आएगी। सभी बच्चे जो अपने कैरियर से प्यार करते हैं, आज ही जाकर वेक्टर चैप्टर के +1 के सारे 30 फार्मूले 30 फार्मूले याद कर लेंगे। 30 फार्मूले याद करने आप, वरना फंस जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। कौन बच्चा मेरे को बताएगा, इस क्वेश्चन में 2.4 डायामीटर दे रखा है। 2.4 मीटर लिखना था बेटे, मीटर लिख दो जरा, मीटर में स्प्रिंट है। 2.4 मीटर डायामीटर। तो कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, व्हाट इज द रोल ऑफ 2.4 मीटर इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? नॉन मेडिकल? कोई नहीं। ट्यूलिप, ट्यूलिप सफियर के डायमीटर का दिया हुआ वैल्यू, उसका रोल क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? रोज, रोज। हाँ, नो वन। देखो बेटे, आप जहां पर मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं क्वेश्चन डाल के, आप हो जाते हो। भाई आपको मैंने गास थ्योरम ऐसे लिखाया, गास थ्योरम 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड। तो मैंने इसमें कहीं कहीं पर डायामीटर कुछ लिखा है स्फीयर का? इस क्वेश्चन में कहीं डायामीटर लिखा है? लिखा ही नहीं। तो इसमें 2.4 डायामीटर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है मैंने, क्योंकि मैंने बोला था कि चार्ज जो जिस भी सरफेस से बंद होगा, वो किसी भी शेप का हो, स्फीयर हो, बॉक्स हो, ट्राई क्यूब ऐसे कॉनिकल हो, और या फिर वो इररेगुलर हो, सभी में यही फार्मूला लगेगा। ओके। तो जब इसका फार्मूला दिया हुआ है, आपने सिर्फ चार्ज को सॉल्व करना था। चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज दे रखा है 80 माइक्रो क्यूलम। नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ये तो। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है बेटे, ये मैं चार्ज ले गया गलती से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? योर योर अटेंशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। और ये चार्ज को ऐसे लिखा, एरिया स्फीयर का 4πr²। तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू 4π क्यू इंटू ओहो रो इंटू 4πr²। रो इंटू 4π² इज इक्वल टू क्यू। अब इस क्यू को यहां पुट करना पड़ेगा। ओके। तो यहां पर तो फिर रेडियस काम आएगा। रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2, और डायामीटर उसने कितना दिया है? 2.4 मीटर। यानी कि आपको 1.2 मीटर लेना है रेडियस इस फॉर्मूले। ओके। और बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने दे रखी है 80 माइक्रो क्यूलम दे रखी है। ऐसा यूनिट में पुट करोगे 80 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो क्यूलम पर क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर। अब पुट करना है ये क्यूलम में, ऐसा यूनिट में। और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, 3.14। पाई की लेटेस्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, +2 के बच्चे हैं। पाई की लेटेस्ट वैल्यू 355 डिवाइडेड बाय 113। 355 डिवाइडेड बाय 113, ये है पाई की लेटेस्ट वैल्यू। अब कितने बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन कर लेंगे कैलकुलेशन करके? रेज योर हैंड, विल यू डू इट? ओके। तो अब हमारे पास बेटे मेरा ख्याल लेक्चर बचा नहीं है, और इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सभी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपने खुद करके दिखाने हैं मेरे को। बाकी असाइनमेंट मैंने सारी करा दी आपको।
तुमको आज का लेक्चर समझ आया? एक बार फीडबैक दो। वेव योर हैंड वंस। वेव योर हैंड। थैंक यू बेटे। अगली बार फिर मिलते हैं। सभी बच्चे गॉड ब्लेस यू।